के पास कोई फिजिकल हमारे पास क्वांटिटी है ना, कोई फिजिकल हमारे पास क्वांटिटी है, अगर उस क्वांटिटी के पास में एक तो मैग्नीट्यूड है, एक उसके पास डायरेक्शन, ठीक है, तो हमें एक बात पता है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, तभी हम उसको वेक्टर बोलते हैं। यानी कि ए वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज़ ट्रू, दोनों चीज़ें। बट द पॉइंट इज एनीथिंग हैज़ ए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डज इट इज़ कॉल्ड ए वेक्टर? मतलब क्या किसी के पास में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो उसको हमेशा क्या वेक्टर ही बोलेंगे? तो ये तो ट्रू है कि वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, बट रिवर्स हमेशा ट्रू हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नो। अब इसको जानते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि वेक्टर किसी क्वांटिटी को हम क्यों बोलते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना, तभी हम उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। वेक्टर एडिशन लॉ क्या है? जो ट्राइंगल लॉ है, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर बी ये है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो क्या होगा, ये आर वेक्टर इनका रिजल्टेंट। ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओके। तो पहली कंडीशन है कि वेक्टर मस्ट फॉलो दिस लॉ, ठीक है, तभी हम उसको वेक्टर बोल सकते हैं। बट कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम वेक्टर नहीं बोलते, क्योंकि वो इस ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करती, इवन दे आर हैविंग डायरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल ले हम करंट का, ठीक है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है, डायरेक्शन भी हम उसकी स्पेसिफाई करते हैं। कैसे करते हैं कि करंट हमेशा ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट आप देखो कि जैसे यहाँ पे करंट आ रही है मेरे पास, कोई करंट है वो I1 आ रही है, इस रेजिस्टेंस में वो जा रही है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये आपका R2 है, और मान लो कि इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये R3 है। तो R2 में करंट गई I2, I3 में करंट गई I3, ये किसी नेटवर्क का पार्ट है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लगाएंगे कि I1 जो है वो I2 प्लस I3 के इक्वल होगी। यहाँ पे हमने ये एडिशन, कौन सा एडिशन किया है, सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन किया है, तो सिंपल एडिशन कौन सा एडिशन होता है, इट इज ए स्केलर एडिशन, ठीक है। हम ये थोड़ी करते हैं कि जो I1 है हमारा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होगा, I2 का स्क्वायर
I3 का स्क्वायर प्लस 2 I2 I3 cos 60, ऐसा थोड़ी करते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू। तो इट मीन्स सम फिजिकल क्वांटिटीज दे आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दे आर नॉट कॉल्ड वेक्टर। ओके, तो एग्जाम्पल क्या हुआ, करंट। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कुछ स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं जिनको हम बोलते हैं टेंसर। ठीक है, जिनके पास डायरेक्शन होती है बट मैग्नीट्यूड होता है, बट उनके पास वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, दूसरा एग्जाम्पल है इसका जैसे कि प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, तो प्रेशर की एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो पर प्रेशर क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि प्रेशर का जो एडिशन होता है नॉर्मल कैसा एडिशन होता है, स्केलर एडिशन। अब हम जो थर्ड पॉइंट की डिस्कशन करते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है क्वेश्चन का वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि द रोटेशन ऑफ एनी बॉडी, the rotation of a body can be specified by the direction of axis of rotation and the angle of rotation about axis. Does that make any rotation a vector? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे, तो मास है और वो रोटेट कर रहा है इस तरीके से। ओके, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो कौन सा है, जेड एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। बट क्वेश्चन ये है कि हम जेड एक्सिस को रोटेशन वेक्टर लेते हैं, यानी कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जेड एक्सिस, और कौन सा, पॉजिटिव। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हम क्या बोलेंगे, के डायरेक्शन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन होती है, बट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब इसने यहाँ से यहाँ रोटेट किया, मान लो ये पहले यहाँ थी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट किया, तो ये तो इस तरीके से रोटेशन होगा। तो क्या इसको मैं वेक्टर बोल सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद में मान लो कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। ये एंगल क्या है, सपोज आपका 30 डिग्री, ये एंगल आप सपोज 60 डिग्री ले लें, ये यहाँ चली गई। तो इसका मतलब क्या, इसको हम वेक्टर बोलेंगे। तो ये वेक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ गई है, इसका मतलब वेक्टर जो है ये कर्व्ड हो गया। अगर मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँ, इसको जूम करके आपको बताऊँ, तो जूम करके ये इस तरीके से दिखाई देगा, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
मान लो ये इस लोकेशन पे है पहले, फिर ये इस लोकेशन पे चला गया, ठीक है। तो इसका मैं जो ड्रॉ करूँगा वेक्टर वो इस तरीके से होगा, इसका मैं जो वेक्टर ड्रॉ करूँगा वो इस तरीके से होगा। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ये आना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये रिजल्टेंट होगा, तो ये रिजल्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ को मतलब कोई भी वेक्टर है हम उसको इस तरीके से नहीं बना सकते। दिस इज नॉट द वे टू एक्सप्रेस ए वेक्टर इन ए कर्व्ड पाथ, ठीक है। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये बेसिकली क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डोनेट करते हैं, और थीटा को मेज़र करते हैं हम डिग्री में या रेडियन। बट डिग्री और रेडियन, these two quantities are not a vector quantities. Okay, so now you can understand why the angular displacement is not a vector, because they will not follow the vector addition law. So that's why we can't say a angular displacement is a vector. Even they are moving in a anti-clockwise or a clockwise direction, they are having a specific direction. Okay, so now